कभी सोचा ना था। विक्रम ओबेरॉय हॉस्पिटल के बेड पर लेटी लड़की को गौर से देख रहा था। उसने इस लड़की को कहीं तो देखा था। उसे कुछ याद आया और उसे बेचैनी होने लगी। एक बार तो उसके मन में आया कि उस लड़की के होश में आते ही वो उसे बता देगा कि उस रात उसने ऐसा क्यों किया था। फिर उसके मन ने उससे पूछा, अगर वो सही बात नहीं समझ पाई तो? वैसे भी उस बात को 5 साल हो गए थे। शायद ये लड़की वो सब कुछ भूल भी गई होगी। विक्रम ने खुद से कहा, बताऊंगा तो जरूर, लेकिन सही समय और मौके पर। तभी प्रेम ने माही के बारे में पता लगाया और विक्रम को साइड ले जाकर कहा, भाई ये बनी के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही ओबेरॉय फैमिली से इसका कोई कनेक्शन है। कुछ देर बाद माही को होश आया। आंख खोलते ही उसकी नजर दोबारा सामने बैठे उस शख्स पर गई। उसने ब्लैक सफारी सूट पहना हुआ था और बहुत बेबाकी से उसे घूर रहा था। वो भी एकटक उसे देखने लगी। तभी विक्रम ने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, अब आप ठीक है ना? माही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विक्रम ने आगे कहा, आपको जो भी चाहिए आप बता दें, मैं अभी इंतजाम करवा देता हूँ। माही अब और कंफ्यूज थी। उसने अपने खुल रहे बालों को समेटकर रबर बैंड से टाइट करते हुए कहा, जो चाहिए बता दो का क्या मतलब? आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कुछ चाहती हैं? आपकी कोई जरूरत या ख्वाहिश? प्रेम ने समझाते हुए कहा। माही ने तकिए के सहारे बैठते हुए कहा, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने उस बच्चे को बचाया और बदले में उसने मुझे। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं अभी भी उस अंधेरे स्टोर रूम में ही पड़ी रहती। मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। शायद विक्रम को माही की बातें अच्छी नहीं लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। माही को उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगा और उसने फिर से समझाते हुए कहा, ये जरूरी तो नहीं कि कोई आपकी हेल्प कुछ पाने के लिए ही करे। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। ये बोलते हुए उसने सोचा कि इससे पहले माहौल और सीरियस हो जाए, इस टॉपिक को खत्म कर देना ही अच्छा रहेगा। भाई तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम उसको थैंक यू बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे बदला लेने आए हो। प्रेम ने टेबल पर मेडिसिन का पैकेट रखते हुए कहा। विक्रम ने प्रेम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो माही को समझाने के लिए आगे बढ़ा। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए भाई भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप बेझिझक बता दीजिए जो भी आप चाहती हैं। कम ऑन, अब आप इतने फॉर्मल भी मत बनो। माही मन ही मन बड़बड़ाई, अरे कुछ भी नहीं चाहिए यार, अजीब जबरदस्ती है। उसने अपने मन को शांत करके कहा, मैं बिल्कुल फॉर्मल नहीं हो रही हूँ। सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको बताना ही पड़ेगा। विक्रम ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, हमने बार के स्टोर रूम वाले कैमरास चेक कर लिए हैं। बनी वहां खुद गया था। इनफैक्ट मैनेजर ने भी कबूल लिया कि उनके ही स्टाफ ने गलती से स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। हम आपके शुक्रगुजार हैं, इसलिए आप बिल्कुल मत डरो और आपको जो भी चाहिए प्लीज बता दो। प्रेम ने माही से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अजीब मुसीबत है। अब इन मुंबई शहर के अमीरों को कैसे समझाऊं कि हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। आखिर में उसने हार कर विक्रम से कहा, आप मुझे अपनी तरफ से जो भी अमाउंट देना चाहते हैं दे दें। पर उसने देखा कि जब उसने विक्रम से पैसे की बात की तो विक्रम का मूड ठीक होने के बजाय और खराब हो गया। उसने पानी पीकर ग्लास को टेबल पर जोर से पटक दिया। माही को उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनकी मदद करके कोई गलती कर दी। उसके मन में जो भी है वो बोल क्यों नहीं देता? एक्चुअली भाई का मानना है कि किसी की मदद के बदले पैसे देना मतलब उसकी इंसल्ट करना होता है। अरे कोई बात नहीं, आप मेरी बेइज्जती कर लो और बात खत्म करो प्लीज। वो विक्रम की तरफ देखकर सोचने लगी, तो अब क्या करें? माही ने इरिटेट होकर पूछा, मुझसे शादी कर लो। विक्रम ने सीरियस होकर कहा, क्या? उसे ये सुनकर गहरा झटका लगा। माही का मन कर रहा था कि वो विक्रम के ऊपर चिल्लाए। भला ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? पर वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो खांसने की एक्टिंग करने लगी। वो तेज तेज खांसते हुए बोली, क्या क्या कहा आपने? उधर प्रेम भी विक्रम की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। भाई होश में तो है, क्या बोल रहे हैं? माही ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपकी बेटी की जान बचाई? वो धीमी आवाज में बोली। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, विक्रम ने उससे कहा। एपिसोड 8,
लेटर। माही ने ताना मारते हुए कहा, मैंने बन्नी को बचाया तो क्या अब उसके पापा मुझसे शादी करेंगे? उसने विक्रम को देखा। वो उसकी तरफ ही नजरें जमाए हुए था। वो शायद जवाब के इंतजार में था। माही ने नजरें फेर ली और अपने सर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, शायद दवाइयों की हाई डोज की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है। माही को ये सब बोलता हुआ सुन प्रेम ने सोचा, सर तो मेरा भी घूम रहा है, पर मैंने तो कोई दवाई नहीं ली। अगर यही बात कोई जान पहचान वाला या रोड साइड रोमियो बोलता तो उसे इतनी हैरत नहीं होती। पर यहाँ बात विक्रम ओबेरॉय की थी, मुंबई का एक नामी बिजनेस टाइकून। मुंबई शहर में वैसे तो लाखों लोग मशहूर होने आते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, पर जो लोग भीड़ से अलग हैं, उन लोगों को ये शहर आसमान पर बैठा कर रखता है। उनकी जिंदगी न्यूज़पेपर के पन्नों पर लिखी जाती है। फेमस लोगों का नाम सबकी जुबान पर रटा हुआ होता है और इस शहर का एक जाना माना नाम है विक्रम ओबेरॉय। विक्रम लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन था। हर कोई उसके दौलत और शोहरत की दीवानी थी। मुंबई की टॉप मॉडल्स और एक्ट्रेस तक उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश रखती थी। बेशक माही भी एक्टिंग की लाइन में आगे बढ़ रही थी, पर उसकी और विक्रम की कोई बराबरी ही नहीं थी। ऐसे में वो इस बारे में सोच भी कैसे सकती थी? माही ने कॉन्फिडेंटली पूछा, वैसे मिस्टर विक्रम ओबेरॉय, मैंने मुंबई स्टारडम न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप बॉयज में इंटरेस्टेड हैं। क्या ये सच है? प्रेम ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम का मुंह देखने लायक था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचा था। कुछ देर बाद जब प्रेम की हंसी रुकी तो उसने कहा, अगर मेरे भाई को लड़के पसंद होते तो बनी कहां से आता? शायद उन्होंने सरोगेट प्रेगनेंसी या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया हो। माही ने थोड़ा डरते हुए कहा, मिस माही, अगर मेरे भाई को लड़के पसंद होते तो ये तुम्हें प्रपोज क्यों करते? शायद ये अपनी पहचान सबसे छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हो। उसने विक्रम की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा, भाई अब मैं और आपकी साइड नहीं ले सकता। प्रेम ने हंसते हुए कहा, मैंने तो ये भी सुना था कि इनका और मुंबई के मशहूर फैशन डिजाइनर रोनित रेड्डी का बहुत सीरियस रिलेशन था। माही ने अपनी बात पूरी की। प्रेम खांसते हुए बोला, ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्रम माही और प्रेम की बातें चुपचाप सुन रहा था। तभी अचानक विक्रम अपनी चेयर से उठ गया। उसने अपना ब्लेजर उतारकर प्रेम को देते हुए कहा, प्रेम तुम यहाँ से जाओ। क्यों भाई, आप क्या करने वाले हो? उसने अपने शर्ट की स्लीव्स ऊपर की और कहा, इन्हें अपनी असली पहचान बताता हूँ जरा। प्रेम हंसने लगा और जाते जाते बोला, भाई अब सब आप पर है। विक्रम के ऐसे बोलने से माही घबरा गई। मिस्टर ओबेरॉय, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो वही बोल रही हूँ जो लोग बोलते हैं। माही ने सफाई दी, आप प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। आपको मेरी ख्वाहिश सुननी है ना? मेरी बस यही ख्वाहिश है कि आप मुझसे कोई ख्वाहिश ना पूछें। आई एम सो सॉरी, मेरा अभी ऑडिशन है तो मुझे जाना पड़ेगा। किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। वो जल्दी बेड से उठकर अपने ब्लैक हील्स पहनने लगी। वो अपना हैंडबैग लेकर निकल ही रही थी, तभी विक्रम उसके करीब आने लगा। वो घबराकर अपने कदम पीछे करने लगी। इस पेपर बैग में आपके मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन है। उसने पेपर बैग माही को थमाते हुए कहा। ओह थैंक यू थैंक यू। उसने एक गहरी सांस लेकर बैग पकड़ते हुए कहा, ओके अब मैं चलती हूँ। वो दरवाजा खोलने आगे बढ़ी। मैंने अभी आपको जाने के लिए नहीं कहा। हद है, इसकी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की? उसे गुस्सा आ गया। जैसे ही वो विक्रम को डांटने के लिए पीछे मुड़ी, विक्रम ने एक प्लेन पेपर और बॉल पेन माही की तरफ बढ़ा दिया। क्या आप बनी के लिए एक लेटर लिखकर दे सकती हैं? विक्रम ने बहुत आराम से कहा। लेटर? माही ने हैरान होकर कहा, जरूर, क्यों नहीं, मैं एक क्या उस नन्हे खरगोश के लिए 100 लेटर्स लिख दूंगी। उसने अपना हैंडबैग बेड पर रखते हुए कहा। वो झुककर टेबल का सहारा लेते हुए लेटर लिखने लगी। उसकी बालों की लटें उसके गालों पर गिर रही थी। खिड़की से झांकती हल्की धूप उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। धूप की वजह से उसने आंखें मीची हुई थी। विक्रम उसको एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। माही ने फटाफट लेटर लिखकर विक्रम को थमा दिया और बैग लेकर जाने लगी। विक्रम हाथ में लेटर पकड़कर वहीं खड़ा रहा। वो धीरे धीरे विक्रम से दूर जा रही थी, ठीक जैसे खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। विक्रम रूम से बाहर निकला। प्रेम खुशी से झूमते हुए उसे गले लगाने आगे बढ़ा। तभी स्नीकर्स के खुले लेस में फंसकर वो लड़खड़ा गया। विक्रम ने उसको संभाल लिया।
भाई भाई भाई, आप प्लीज मुझे पिंच करो, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप भी किसी लड़की को पसंद करेंगे। भाई सच कहूं तो पेज 3 में छपे न्यूज आर्टिकल्स पढ़कर मुझे भी यही डाउट होता था कि कहीं आप। जैसे ही उसने इतना कहा, विक्रम ने उसे शट अप बोलकर चुप करा दिया। आगे प्रेम कुछ बोल नहीं पाया। अपने बड़े भाई के सामने उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, पर वो सब कुछ जानना चाहता था। एपिसोड 9, एक बड़ा ब्रेक। हॉस्पिटल के बगल में ही मुंबई सिटी मॉल था। मॉल में वेस्टर्न ड्रेस का सेक्शन 5th फ्लोर पर था। माही लिफ्ट का वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने एथनिक सेक्शन से एक मरून स्लीवलेस नी लेंथ कुर्ता उठा लिया। वो मॉल में ही रेडी हो गई और उसने जल्दी से अंधेरी के लिए टैक्सी ली। मुंबई में आपको और कुछ मिले ना मिले, पर काली पीली टैक्सी हर हालत में हाजिर रहती है। क्या हुआ दादा, टैक्सी क्यों रोक दी? उसने अपने बैग से ईयरफोन्स निकालते हुए कहा। मैडम बहुत लंबी ट्रैफिक है। ड्राइवर ने हॉर्न बजाते हुए कहा। हे भगवान, अब बस यही बाकी रह गया था, मुंबई की ट्रैफिक में फंसना। माही अपना हाथ माथे पर रखते हुए कहने लगी। इसलिए वो हमेशा मेट्रो से ट्रेवल करती थी, पर हॉस्पिटल से मेट्रो स्टेशन बहुत दूर था, इसलिए आज उसने टैक्सी ले ली। माही जानती थी कि मुंबई के ट्रैफिक में फंसना मतलब घंटों इंतजार करना। वो अपना टेंशन कम करने के लिए ईयरफोन्स लगाकर जगजीत सिंह की गजल सुनने लगी। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी गजल। ऐसे ही 1.5 घंटे के बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ। उसने अपनी कलाई पर बंधी टाइटन की ब्लैक घड़ी में टाइम देखा। ऑडिशन शुरू हुए 15 मिनट हो गए थे। भाऊ प्लीज टैक्सी जल्दी जल्दी चलाओ, माही ने परेशान होते हुए कहा। अरे मैडम काय साला, ये टैक्सी है, हवाई जहाज नहीं। आप चिंता मत करिए, जितना जल्दी हो सके मैं आपको पहुंचा दूंगा, बस आप प्लीज शांति से बैठ जाओ। ड्राइवर ने दिलासा दिया। फाइनली वो हंगामा फिल्म स्टूडियो पहुंच गई। अरे भाऊ थैंक यू, ये लो पैसे, चेंज रख लो। माही जैसे ही टैक्सी से उतरने लगी, उसकी नजर रागिनी पर पड़ी। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप वाला पेंसिल स्कर्ट और टाइट फिटिंग क्रॉप टॉप पहने वो काफी हॉट लग रही थी। प्रिया रागिनी को कांग्रेचुलेशंस बोल रही थी। रागिनी ने माही को देख लिया। वो आज भी उसे उसी नजर से देखती है जैसे 5 साल पहले देखती थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान बिखर गई और अगले ही पल वो प्रिया के साथ लाल रंग की Hyundai कार में बैठकर चली गई। माही ने जल्दी वॉशरूम जाकर अपना टचअप किया और ऑडिशन वाले स्पॉट पर पहुंची। उसने देखा कि पैकअप हो रहा था। उसने कास्टिंग डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और को प्रोड्यूसर को स्टूडियो के बाहर कुछ डिस्कस करते हुए देखा। आई एम सो सॉरी सर, मैं लेट हो गई, पर क्या अब कुछ नहीं हो सकता है? उसने उन लोगों के डिस्कशन के बीच में घुसते हुए पीछे से कहा। बीच में लड़की की आवाज सुनकर सब नाराज हो गए। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसको बिना देखे कहा, अब आप क्यों आई हैं? मेरा आसमान के लिए ऑडिशंस खत्म हो गए हैं। तभी स्टूडियो एग्जीक्यूटिव माचिस से सिगरेट जलाते हुए बड़बड़ाया, आजकल के यूथ तो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है, किसी भी चीज को सीरियसली ही नहीं लेते। सर मैं यहाँ फर्स्ट फीमेल लीड के ऑडिशन के लिए नहीं आई हूँ, माही ने धीरे से कहा। क्या? अगर तुम फीमेल लीड के लिए नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो? स्क्रिप्ट राइटर ने पूछा। मैं यहाँ सेकंड फीमेल लीड प्रीति के ऑडिशन के लिए आई हूँ, उनके पास जाते हुए माही ने कहा। सब लोग उसकी तरफ मुड़ गए और उसको गौर से देखने लगे। सब लोग उसके मरून शेड लिपस्टिक वाले होठ, बड़ी बड़ी मोरनी जैसी आंखें और सुर्ख गालों वाले तराशे हुए चेहरे को देखते रह गए। एक मरून कलर सिल्वर प्रिंटेड कुर्ते को उसने 1 पीस ड्रेस बनाकर पहना था। उसने कमर पर बेल्ट बांधा था, जिससे उसकी कमर बहुत स्लिम लग रही थी। फ्रेंच चोटी के साथ गोल्डन ईयरिंग उसके लुक को कंप्लीट कर रहे थे। उसका फिगर परफेक्ट था और चेहरे पर एक मासूमियत थी। क्या नाम है तुम्हारा? डायरेक्टर का सवाल सुनकर सब अपने ख्यालों से बाहर आए। माही। डायरेक्टर ने इशारों में असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर से कुछ बात की और माही को कहा, ये नाम तो सुनी सुनाई लग रही है। माही, तुम इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गई हो। तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए फाइनल कॉल आएगा और आगे का तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। थैंक यू संजय सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली गई। वो यही चाहती थी कि किसी तरह उसे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल जाए। ये माही के लिए एक बड़ा ब्रेक था। उसने प्रीति के रोल को समझने के लिए 3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी।
अब जाकर फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। माही के जाने के बाद डायरेक्टर उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, हम कब से एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। हमने उसे नहीं, बल्कि उसने हमें ढूंढ लिया। उस लड़की का कॉन्ट्रैक्ट हंगामा एंटरटेनमेंट के साथ है। इसके बावजूद उसे बहुत कम रोल मिले हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक अनपॉपुलर एक्ट्रेस को इस रोल के लिए सिलेक्ट करूंगा। स्क्रीन राइटर संतोष ने भी आगे बढ़कर कहा, उसके बारे में सबसे अच्छी बात उसका काम नेचर और वे ऑफ टॉकिंग है। प्रीति का किरदार बोल्ड है और उसमें बोल्डनेस भी है। अच्छे नेचर के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है। बिना किसी वल्गैरिटी के ही वो एक सेडक्टिव रोल परफेक्टली निभाएगी। इससे पहले इस रोल के लिए जितने भी आर्टिस्ट ने ऑडिशंस दिए, उनमें से कोई भी इस कैरेक्टर के लिए सुटेबल नहीं था। मैं तो ऑडिशन से बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। डायरेक्टर हंसते हुए बोला, अरे गुस्सा मत हो, अब तो आपको इतने सब्र के बाद आपकी प्रीति मिल गई। उसी समय नारायणा मेमोरियल हॉस्पिटल बांद्रा बनी वीआईपी पेशेंट रूम में था और बहुत परेशान था। वो चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। स्टोर रूम के कोने में बैठने की वजह से उसकी व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक हाफ पैंट मैली हो गई थी। उसके बाल और आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी जंग लड़कर आया था। ना तो वो किसी व्हाइट कोट वाले डॉक्टर की सुन रहा था और ना ही ब्लू साड़ी वाली नर्स को पास आने दे रहा था। वो सबको नजरअंदाज कर रहा था। पूरे दिन हॉस्पिटल में चक्कर काटता प्रेम अब बहुत थक चुका था। उसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। वो बनी को लेकर जल्द से जल्द घर जाना चाहता था, पर बनी तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आखिर में उसने ऑफिस में कॉल लगाकर विक्रम को हॉस्पिटल बुलाया। ने प्रेम ओबेरॉय से पूछा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। प्रेम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए अपने भाई को पूरी बात बताई। मुझे खुद नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। जब वो उठा तो वो हर जगह जाकर किसी को ढूंढने लगा। मुझे लगता है कि शायद वो उस लड़की माही सेना को ढूंढ रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो उसे ना ढूंढे, क्योंकि वो लड़की तो जा चुकी है। और जैसे ही मैंने उससे ये कहा, तभी अचानक उसे कुछ हो गया और वो इस तरह की हरकतें करने लगा। बनी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो माही को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, मगर उसे किसी को इतना भी पसंद नहीं करना चाहिए कि उनके जाने की खबर सुनकर वो इस तरह फ्रस्ट्रेट हो जाए। प्रेम ओबेरॉय ने मन ही मन में सोचा, और तो और बन्नी ने कभी किसी के लिए इतने स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशंस नहीं दिखाए। प्रेम ओबेरॉय से पूरी बात जानने के बाद विक्रम ओबेरॉय सीधे अपने बेटे के पास गया। विक्रम ओबेरॉय को करीब आते हुए देखकर बनी तुरंत गुस्से में पीछे हट गया। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो जताने की कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, चाहे उसके सामने उसके पापा ही क्यों ना हो। विक्रम ओबेरॉय अपने बेटे से 3 कदम की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उसने बड़े आराम से अपने बेटे को समझाते हुए कहा, जब तुम्हारे चाचू ने कहा कि वो लड़की जा चुकी है, तो उनके कहने का वही मतलब था। उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और इसीलिए वो हॉस्पिटल से अपने घर चली गई। वो मरी नहीं है। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि वो चली गई और कभी लौट कर नहीं आ सकती। समझ गए? शायद विक्रम ओबेरॉय सिर्फ अपने बेटे के सामने ही इतना कुछ बोलना सही समझता था। प्रेम ओबेरॉय ने हैरान लगते हुए कहा, भाई आप मजाक कर रहे हो ना? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि वो चली गई और बनी ने अपने मन से इतना कुछ सोच लिया। बनी ने खुद अपनी आंखों से माही को गिरते हुए देखा था, जिसकी वजह से वो अभी भी घबराया हुआ था। घबराहट में उसने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। विक्रम ओबेरॉय की बात सुनने के बाद बनी ने चिल्लाना बंद कर दिया, मगर वो अभी भी खिड़की से उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये सब होता हुआ देखकर विक्रम ओबेरॉय ने माही का लिखा हुआ नोट निकाला और अपने बेटे से कहा, उसने तुम्हारे लिए ये छोड़ा है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? विक्रम ओबेरॉय की बात सुनकर बनी तुरंत नीचे उतर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका कोई स्विच ऑन कर लिया था। उसने अपने पापा की तरफ देखकर अपनी बाहें खोल दी, जैसे कि वो चाहता था कि उसके पापा उसे गले लगा लें। ये सब होता हुआ देखकर वहां मौजूद प्रेम ओबेरॉय, डॉक्टर्स और सारे नर्सेस काफी हैरान लग रहे थे। बनी ने उस रूम में मौजूद हर इंसान को बुरी तरह थका दिया था, मगर फिर भी विक्रम ओबेरॉय ने सिर्फ एक छोटे से कागज की मदद से पूरा मैटर सॉल्व कर लिया। शुरू में तो प्रेम ओबेरॉय को लगा कि माही से बनी के लिए एक नोट लिखवाना वाकई में अननेसेसरी था, मगर अब उसे अपने भाई के फैसले पर बिल्कुल भी कोई शक नहीं था।
विक्रम ओबेरॉय अपने बेटे को गोद में उठाकर उसके साथ सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके बाद उसने बनी को माही का लिखा हुआ नोट दिया। उस प्यारे से बच्चे ने काफी एक्साइटेड लगते हुए अपने पापा से वो नोट लिया। हालांकि बनी उम्र में बहुत छोटा था, मगर वो लिखना और पढ़ना बहुत पहले ही सीख चुका था। नोट में माही ने लिखा था, डार्लिंग बनी, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तुम वाकई में बहुत प्यारे हो। उस नोट पर लिखे शब्दों को और उस पर बने हार्ट को देखकर बनी की आंखें चमकने लगी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर हल्की सी लाली दिखने लगी। उसने अपनी स्माइल छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखने लगी। इस तरह वो वाकई में काफी क्यूट लग रहा था। प्रेम ओबेरॉय ने बनी को इस तरह देखा जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने हैरान होते हुए कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया? हमारा बनी एक्चुअली स्माइल कर रहा है। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि मैंने उसे पिछली बार मुस्कुराते हुए कब देखा था। आखिर माही ने उस नोट में क्या लिखा है? प्रेम ओबेरॉय झांक कर देखना चाहता था, मगर बनी ने तुरंत उस नोट को छुपा लिया, जैसे कि वो कोई खजाना था। मगर फिर भी प्रेम ओबेरॉय ने अपनी शार्प नजरों से उसका नोट पढ़ लिया। उसने मन ही मन में सोचा, इस पर तो कुछ खास नहीं लिखा, मगर फिर भी बनी इसे पढ़कर इतना खुश क्यों हो गया? ये लड़की माही सिन्हा तो वाकई में काबिले तारीफ है। विक्रम ओबेरॉय बिना कुछ कहे सिर्फ अपने बेटे की तरफ खुशी से देख रहे थे। बनी के उठने के बाद विक्रम ओबेरॉय उसे अपने साथ घर ले आया और साथ ही साथ अपने बेटे के साथ वक्त बिताने के लिए विक्रम ने अपना सारा काम पोस्टपोन भी कर लिया। रात में प्लैटिनम पैलेस के विला नंबर 8 में बड़ा सा लिविंग रूम बिल्कुल शांत पड़ा था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ मुंह करके डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन दोनों के चेहरे पर एक जैसा खड़ूस एक्सप्रेशन था। विक्रम ओबेरॉय ने बनी की तरफ देखकर कहा, अपना खाना खाओ। बनी ने अपने पापा की बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी। विक्रम ओबेरॉय ने दोबारा अपने बेटे से कहा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपना खाना खा लो। बनी इस बार भी बिल्कुल नहीं हिला। विक्रम ओबेरॉय ने परेशान लगते हुए अपने बेटे से कहा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस तरह की बचकानी हरकत करके मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? बनी विक्रम के सामने चुपचाप बैठा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोया हुआ है, जैसे कि उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के सामने इसी तरह चुपचाप बैठे रहे। 1 घंटे बाद विक्रम ओबेरॉय ने प्रेम ओबेरॉय को कॉल लगाते हुए कहा, मुझे माही सिन्हा का पता SMS करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बनी की बचकानी हरकतें आखिरकार उसके काम आई। प्रेम ओबेरॉय इस बात को लेकर पहले से ही तैयार था, इसीलिए उसने अपने भैया को तुरंत माही का एग्जैक्ट एड्रेस SMS कर दिया। एड्रेस के नीचे प्रेम ओबेरॉय ने एक लंबा सा गॉसिप भरा मैसेज लिखा था, जिसे विक्रम ओबेरॉय ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इस बार विक्रम ओबेरॉय को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही बनी ने देखा कि उसके पापा ने अपनी जैकेट और गाड़ी की चाबी ली, वो तुरंत अपने पापा का हर कदम फॉलो करने लगा। विक्रम ओबेरॉय ने लाचार लगते हुए अपने बेटे को गोद में उठाया। उसके बाद उसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए उससे कहा, ऐसा कुछ अगली बार बिल्कुल भी नहीं होगा।